रोजगार लाएगा, खेती में तरक्की बार बार लेके आएगा, धरती से जुड़ के भी लक्ष्य हासिल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन। मित्रों, भारत माता की। अब हमारे बीच भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबों के अभिभावक हमारे बीच पधार चुके हैं, लेकिन इससे पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जीतन राम मांझी जी का संबोधन करना बाकी रह गया था। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब जीतन राम मांझी जी का स्वागत करें ताली बजा के। और आप हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, पुनः ये दो शब्द कहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर संचालन कर रहे हमारे माननीय सांसद बाबूलाल मरांडी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, हमारे अश्विनी कुमार चौबे जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू, और हमारे मंत्री प्रेम कुमार जी, और हमारे सामने उपस्थित लाखों लाख की संख्या में उपस्थित नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सभी प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, बीच में हम बाधा नहीं पड़ना चाहते। एक अपील मात्र हम करना चाहते हैं, खास करके वैसे लोगों से जो दलित और महादलित के कैटेगरी में आते हैं। सबको आज के ज़माना में या सभी के ज़माना में सम्मान की आवश्यकता होती है। सम्मान का जीवन जीना बहुत बड़ा चीज़ होती है। और हम जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम लोगों को इतना बड़ा सम्मान दिया जब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शिथिल कर दिया था। समूचे हिंदुस्तान के दलित और आदिवासी सड़कों पर आ गए थे। हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज करते हुए पार्लियामेंट में उन्होंने उसके मूल रूप में बरकरार रखा, जिससे आज हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर जो अत्याचार हो रहा था उसमें बहुत कमी आई है। तो ये बड़ा सम्मान शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया, प्रधानमंत्री जी देने का काम किया है। और जहाँ तक बिहार का सवाल है भाइयों बहनों, आप जानते हैं आपके सामने जो वक्ता बोल रहा है एक मुसहर परिवार का है, और मुसहर परिवार शेड्यूल कास्ट में सबसे पिछला पायदान पर है। उसको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, ये बहुत बड़ा सम्मान की बात उन्होंने किया है। और
आप जानते हैं वर्ल्ड में नाम है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का। 22 साल में उन्होंने पर्वत को काट करके रास्ता बना दिया। उस चीज को जब लालू प्रसाद के दरबार में हम ले गए थे तो उन्होंने कहा था, अरे कोई पत्थर कटवा होगा हो, इसका क्या मतलब है। लेकिन जब वही नीतीश कुमार के दरबार में ले गए तो आपको सुनता जानते होंगे भी कि नीतीश कुमार जी ने दशरथ मांझी जी को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। ये सम्मान गरीबों के लिए नीतीश कुमार जी के जहन में है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों हम दलितों को, अनुसूचित जाति को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं कि आज के समय में एनडीए को छोड़ करके किसी और हम दलितों को सोचने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आगे आने वाला चुनाव में आप एनडीए के सभी साथियों को वोट देने का काम करें। यही अपील के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। मित्रों, आज के सबसे पहले मैं फारबिसगंज की इस ऐतिहासिक, अररिया जिला की इस ऐतिहासिक, यह रेणु की धरती है। यहां के बड़े साहित्यकार फणेश्वरनाथ रेणु की धरती, द्विजदेनी जी की यह धरती है, रामलाल सिंह स्नेही जी की धरती है। तो मैं सबसे पहले आप सबों का, अररिया का बेटा होने के नाते, आप सबों ने 1 साल पहले, 1.25 साल पहले लोग कहते थे कि यहां कमल नहीं खिलेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसी जगह आए थे। और आप अररिया में लोग कहते थे कि 2, 4, 5, 10 हजार से हार जीत होगी, लेकिन 2018 में जब उपचुनाव हुआ था तो ये अररिया में 4,47,000 वोट हुआ था। तब उस समय में काउंटिंग हॉल के बाहर भारत विरोधी नारे लगे थे। लेकिन 1 साल के बाद जब आम चुनाव हुआ पूरे देश में, आप लोगों ने, यही फारबिसगंज की वह धरती है, आप लोगों ने पूरे जिले में 6,20,000 वोट देने का काम करके लोकसभा में जिताने का काम किया था। अगर प्रदीप सिंह जीवन भर आप सबों का काम करता रहूंगा तो मुझे लगता है कि अररिया जिला का, आप लोगों का जीवन भर में आपका कर्ज नहीं उतार सकता हूं। आपने इतना बड़ा सम्मान दिया है। मित्रों, आप सब आए हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सुनने। हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं एक बार कि हे प्रधानमंत्री जी, आप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आप इस धरती पे ये 4थी बार आपका आना हुआ है। सबसे पहले मैं अपने हृदय आत्मा से इस फारबिसगंज और अररिया की धरती में आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका वंदन करना चाहता हूं, आपका चंदन करना चाहता हूं और आपका फिर से सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। और आपका आशीर्वाद इसी तरह से इसी इलाके में बनी रहे। यह सीमांचल का एरिया है, यह मिथिलांचल का एरिया है। यहां से 10 किलोमीटर मात्र नेपाल का बॉर्डर है। मैं जानता हूं कि आप हमें बहुत मानते हैं, इस एरिया को भी आप मानते हैं। तो फिर से मैं अब आपके बीच पुनः मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मां भारती के लाल, भारत के गौरव, हम सबों के प्रेरणा स्रोत, दिन रात हम भारतवासियों का चिंता करने वाले, अपने जीवन का कण कण एवं क्षण क्षण समस्त भारतीयों के लिए खपाने वाले ऐसे हमारे यशस्वी, ओजस्वी भारत के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए और हम सबों को अपने संबोधन से संबोधित करें। श्रीमान मोदी जी, भारत माता की।
भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। मां खड़गेश्वरी, बाबा मदनेश्वर, बाबा सुंदरनाथ के ई पवित्र भूमि के नमन करे छी। कथा शिल्पी, साहित्य शिरोमणि फणीश्वरनाथ रेणु जी के ई पावन भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जीतन राम मांझी जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान राजीव रंजन जी, श्रीमान प्रदीप सिंह जी, एनडीए के सभी प्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, उम्मीदवारगण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अररिया के साथ साथ पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सहित अनेक जिलों के लोग आज यहां मौजूद हैं। इससे भी ज्यादा लोग अलग अलग स्थान पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑनलाइन, डिजिटल माध्यम से अनेक लोग हजारों की तादाद में आज इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और जहां जहां मतदान हो रहा है, मुझे जब अभी हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो किसी ने बताया कि पहले के चुनाव में इस समय जितना मतदान होता था उससे भी आज ज्यादा मतदान हुआ है। वो 10 बजे तक का मुझे हिसाब बता रहे थे। ये उत्साह, ये उमंग मैं बिहार के मतदाताओं का, उनकी सक्रियता का, लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं और सभी नागरिकों से, देश भर के अनेक राज्यों में उपचुनाव भी चल रहे हैं, बिहार में भी कई स्थान पर मतदान चल रहा है। चुनाव ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है और लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना हर नागरिक का कर्तव्य है और वही उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है।
आपका हर एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा, देश को मजबूत करेगा। साथियों, आज बिहार के लोगों ने देश ही नहीं, पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जब दुनिया भर में हड़कंप मचा है, ऐसे में बिहार के लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र की ये कितनी बड़ी ताकत, लोकतंत्र के प्रति हर बिहारी का कितना बड़ा समर्पण, ये पूरे विश्व के लिए ये सिर्फ मतदान, चुनाव, जीत हार वहां तक सीमित नहीं है। विश्व के सभी थिंक टैंक को, विश्व के सभी थॉट लीडर्स को इस बात का मूल्यांकन करना ही होगा कि भारत के लोगों के जहन में लोकतंत्र कितनी गहराई से बैठा हुआ है कि जब कोरोना के इतने कालखंड में भी वे लोकतंत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक भरोसा जगाने वाली घटना है। ऐसे कठिन समय में इतनी तैयारी के साथ, इतनी सारी सावधानियों के साथ चुनाव कराने के लिए मैं हमारे देश के चुनाव आयोग को लाख लाख बधाई देता हूं। देश के चुनाव आयोग ने अपने कौशल्य से, अपने सामर्थ्य से, अपनी दीर्घदृष्टि से, अपने निष्पक्ष भाव से आज पूरे विश्व को अचंभित कर दिया है। और इसलिए आज मैं बिहार, जो कि लोकतंत्र की पहली कुपल जहां से निकली थी, मानव जात को जिस धरती ने लोकतंत्र दिया था, उस धरती से मैं देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उसके साथ साथ हमारे जो सुरक्षा बल के लोग हैं, कितने दिनों से खड़े हैं, ये यूनिफॉर्म वर्दीधारी हमारे पुलिस के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के, अर्धसैनिक बलों के जवान दिन रात लोकतंत्र की रक्षा के लिए, शांतिपूर्ण मतदान के लिए, शांतिपूर्ण विचार विमर्श के लिए दिन रात जो जुटे हुए हैं, मैं उनका भी आज हृदय से, पूरे बिहार के उन सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं बिहार के प्रशासन से जो लोग जुड़े हुए हैं, चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सब छोटे मोटे कर्मचारी का भी, जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जी जान जुटे हैं, मैं आज उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान के बाद और अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, उसके बाद एक बात साफ है, बिहार की जनता ने डंके की चोट पर ये संदेश दे दिया है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने
जंगल राज को, डबल डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजा न चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है। यही इनकी सोच है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। भाइयों और बहनों, आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। भाइयों और बहनों, बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। बिहार के गरीबों से इन लोगों ने वोट देने तक का अधिकार भी छीन करके रखा था। गरीबों को घरों में कैद करके उनके नाम से जंगल राज वाले खुद जाकर के वोट दिया करते थे। तब मतदान नहीं होता था, वो तो दिखता था सिर्फ। हकीकत में तो वो दिन थे जब मत छीन लिया जाता था, वोट की लूट होती थी, गरीब के हक की लूट होती थी। बिहार में गरीब को सही मायनों में मतदान का अधिकार एनडीए ने दिया है। आज बिहार में दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वंचित हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी को भी मानने वाला हो, उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार मिला है। आज तो मैं माहौल यहां तक देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया कभी कभी देखता रहता हूं। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि बिहार में महिलाएं कह रही है, भाई घर वालों को जो करना है करेंगे, मैं तो मोदी के साथ चलूंगी। बिहार की हर मां, बिहार की हर बेटी आज हम सबको आशीर्वाद दे रही है
यही तो लोकतंत्र की अपनी एक ताकत है भाइयों। साथियों, अगर बिहार में पहले जैसे ही हालात होते तो सच मानिए गरीब मां का ये बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, आपका प्रधान सेवक नहीं बन पाता। आज जब गरीब को अपना अधिकार मिला है तो वो उसने देश की राजनीति की दिशा तय करने की कमान भी खुद संभाल ली है। अब वो सिर्फ अपना ही नहीं, देश के भविष्य, देश की आकांक्षा को पूरा करने में ही उतना ही साझेदार है, उतना ही भागीदार है। साथियों, बीते दशक बिहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था और नीतीश बाबू ने, उनकी पूरी टीम ने जी जान लगा करके एक के बाद एक बिहार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। विपरीत परिस्थितियों में भी वो रुके नहीं, मान अपमान के बीच भी कभी थके नहीं और जुल्म करने वालों की आदत के सामने वे कभी झुके भी नहीं थे, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना यही नीतीश बाबू और उनकी पूरी टीम का मकसद था। वो उन्होंने करके दिखाया है। वो दशक बिहार के हर नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा करने का था और अब ये दशक 2021 से 2030 वाला ये दशक बिहार के आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। इसके लिए दशक है। बीते दशक में बिहार में हर घर में बिजली पहुंची। अब ये दशक बिहार को 2400 घंटे जगमगाने का है। बीते दशक में बिहार में घर घर गैस कनेक्शन पहुंचा। अब ये दशक बिहार के घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का है। बीते दशक में बिहार के हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंची। अब ये दशक बिहार के हर गरीब को पक्की छत देने का है। बीते दशक में शहर और गांव में सड़कों की स्थिति सुधरी। अब ये दशक नए एयरपोर्ट, नए वाटर पोर्ट देने का है। बीते दशक में जंगल राज के प्रभावों को कम किया गया। अब ये दशक बिहार की नई उड़ान का है, नई संभावनाओं का है। बिहार को जब फिर इस बार डबल इंजन की ताकत मिलेगी तो यहां का विकास पहले से भी तेज गति से होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए आज एनडीए सरकार बिना किसी भेदभाव लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। आज बिना किसी भेदभाव बिहार के करीब करीब 75 लाख 74 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहां अगर मैं अररिया की बात करूं तो मेरे साथी सक्रिय रहते हैं हमारे प्रदीप जी। यहां अररिया के भी 2 लाख किसानों को ये मदद उनके खाते में सीधी पहुंची है भाई। बिना किसी भेदभाव,
बिहार की लगभग 90 लाख गरीब बहन बेटियों को घर में धुएं से मुक्ति दिलाने वाला मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिया गया है। अगर मैं यहां अररिया की बात करूं, इस इलाके में भी 3.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को उनके चूल्हे तक ये गैस का काम अब हो चुका है। बिना किसी भेदभाव बिहार में 1.25 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। यहां अररिया में भी 4 लाख से ज्यादा शौचालय बने हैं। बिना किसी भेदभाव आज बिहार के हर गरीब को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। भाइयों बहनों, गरीब के घर में अगर कोई गंभीर बीमारी घुस जाती है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं, उस परिवार की पूरी पीढ़ी तबाह हो जाती है। गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, एक कदम गरीबी से बाहर ले आया है, लेकिन अगर घर में बीमारी आ गई तो फिर वो गरीबी के अंदर फिर उलझ जाता है। और इसलिए अब कोई गरीब अगर बीमार हुआ तो उसका बेटा दिल्ली में बैठ करके उसकी चिंता कर रहा है। मेरा गरीब अब दवाई के बिना, मेरा गरीब अब डॉक्टर के बिना, मेरा गरीब अब अस्पताल के बिना जिंदगी और मौत के बीच जूझता नहीं रहेगा। सरकार 5 लाख रुपए तक का खर्च खुद उठा रही है। भाइयों साथियों, बिहार अब उन लोगों को पहचान चुका है जिनका एकमात्र सपना है किसी तरह लोगों को डराकर, अफवाह फैलाकर, समाज को बांटकर कैसे भी करके सत्ता हथिया लेना। इनकी तो बरसों से यही सोच है। इन्होंने यही देखा है, यही समझा है, यही सीखा है। भाइयों बहनों, हमारे यहां बिहार में कहा जाता है, साथियों, ये आपका उमंग, ये उत्साह, ये विराट जनसागर, ये अद्भुत नजारा है, ये अद्भुत नजारा। भाइयों बहनों, हमारे यहां बिहार में कहा जाता है, अनकर धन पाई। बिहार में कहा जाता है, अनकर धन पाई त नौ मन तो लाई। स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है, जितना चाहे मार लो, खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो जितना चाहे लूटो। ये लोग जनता के लिए, आपके लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन आज बिहार की जनता, देश की जनता इन सब लोगों की सच्चाई बराबर जान चुकी है। आप देखिए, ऐसे ही झूठ बोल बोल कर कांग्रेस ने देश के लोगों को क्या क्या सपना दे ही दिखाया। याद कीजिए,
दशकों पहले की वो दिन उछल उछल करके बोल रहे थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। चुनाव आते ही कहते थे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, माफ करेंगे। कभी फौजियों को मिलते थे तो कहते थे देखिए वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। कभी व्यापारियों से मिलते थे तो फिर जब लॉलीपॉप पकड़ा देते थे, टैक्स का जाल कम करेंगे, टैक्स का जाल कम करेंगे। बातें बहुत की, लेकिन भाइयों बहनों इतिहास गवाह है, दस्तावेज मौजूद है, इन्होंने इसमें से एक भी काम नहीं किया। बातें की, गुमराह किया लोगों को, और इसलिए जनता को लंबे अरसे तक मूर्ख नहीं बना सकते हो। देखिए कांग्रेस का हाल क्या हुआ है, कांग्रेस की हालत कैसी करके रखी है जनता ने। आज कांग्रेस की हालत यह है, आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है, और जब भी मौका मिलता है जनता आज भी उनको सजा देती रहती है। और इतना ही नहीं, इस देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने कांग्रेस के एक भी बंदे को लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। अनेक ऐसे राज्य हैं जहां से कांग्रेस के एक बंदे को भी वहां की जनता ने दिल्ली लोकसभा राज्यसभा में पैर नहीं रखने दिया। आप कल्पना कर सकते हैं देश की जनता इन लोगों से कितनी नाराज है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में आज कांग्रेस तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर किसी का कुर्ता पकड़ के बचने की कोशिश कर रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जबकि एनडीए सरकार जो कहती है, और कहती भी वही है जो जनता के लिए जरूरी है, और जो जनता के लिए जरूरी है उसी के लिए जी जान से जुड़ जाती है और करके दिखाती है। साथियों, आज एनडीए की सरकार देश के, बिहार के लोगों की एक एक परेशानी को दूर करने के लिए काम कर रही है। जब सिर पर अपना घर होता है, पक्की छत होती है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, लोगों की अनेक चिंताएं कम हो जाती है। इसी सोच के साथ आज देश के हर गरीब को पक्के घर देने का अभियान चल रहा है। यहां बिहार में भी गरीब परिवारों के लिए 25 लाख से ज्यादा घर बनाना तय किया गया है। इसमें से लगभग 13 लाख गरीब परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। और अगर ये कोरोना के कारण थोड़ी गति धीमी न हुई होती तो और भी लाखों लोगों को घर पहुंच चुका होता, मिल गया होता। लेकिन जिनका घर अभी बन रहा है, जिनका घर बनने वाला है, ये आपका बेटा आपको वादा करने आया है, कुछ भी हो जाए ये आपका बेटा मेरे गरीब को पक्का घर दे करके रहने वाला है। और भाइयों बहनों, जब मैं गरीब को पक्का घर देने के लिए
जी जान से जुटा हूं, उसके पीछे इसलिए नहीं कि चलो भाई पक्का घर है तो बारिश में पानी नहीं गिरेगा, पक्का घर है तो चलो भाई मजदूरी करके रात को घर आएंगे तो आराम से सोएंगे, इतना नहीं है साहब। जब किसी माँ बाप को पक्का घर बन जाता है ना, तो उसका भी मन करता है अब बेटी को अच्छा घर मिलेगा, अच्छे घर में बेटी की शादी होगी। अगर फुटपाथ रहते, झुग्गी झोपड़ी में रहते, फटे ताट के छत्र के नीचे रहते, तो शायद बेटी को भी कैसे घर में देना पड़ता। आज गरीब माँ बाप को जब पक्का छत मिला है ना, तो माँ के मन को आनंद होता है कि मैं तो गरीबी में पली, लेकिन अब पक्का घर देख करके मेरी बेटी को भी अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, मेरी बेटी सुखी होगी। आप कल्पना कर सकते हो, कुछ लोगों को यह परेशानी है कि मोदी चुनाव जीतता क्यों है। अरे मोदी चुनाव इसलिए जीतता है भाई कि ये माताओं बहनों के उनकी बेटियों की चिंता दूर करने का काम मोदी करता है। इसलिए ये माताएं बहनें ये मोदी पर आशीर्वाद देती रहती है, और तब जाकर के ये गरीबों का बेटा गरीबों की सेवा में अपना जीवन खपाता रहता है। यहां अररिया में भी 80,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जा चुका है। जिन लोगों को मैंने पहले ही कहा अभी घर नहीं मिल पाया है, काम चल रहा है, जो भी पैसे होंगे उस पर पहला अधिकार आपका होगा, आपका घर भी जल्द से जल्द बनेगा। और इसके लिए जब नीतीश बाबू दोबारा आ जाएंगे, फिर से तेज गति से काम शुरू हो जाएगा और उन घरों को भी बना दिया जाएगा। भाई और बहनों, गांव देहात के लोगों की एक और बड़ी दिक्कत रही है, घर के मालिकाना हक, जमीन के मालिकाना हक को लेकर। घर तो था, बाप दादा रहते थे, लेकिन पता नहीं था भाई कागज कहां है, कहां पड़ा है कौन। और कभी अगर कहीं रिश्तेदार के यहां कहीं जाना है 2-4 दिन के लिए, तो भी मन में रहता था कि वापस आएंगे तब घर हमारा बचेगा कि कोई बैठ जाएगा, अंदर घुस जाएगा, कोई कब्जा कर लेगा। कभी अड़ोस पड़ोस के लोग चिल्लाते थे, देखो 2 फुट तुम मेरे यहां घुस गए, तुम्हारा 2 फुट तो जमीन तेरी नहीं मेरी है, 2 गज जमीन मुझे वापस दे दो, और मारकाट हो जाती थी। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां ये मुसीबत नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं मध्यम वर्ग के व्यक्ति, निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति, गांव में रहने वाले व्यक्ति, उनकी परेशानी भी समझता हूं, और इसलिए हमने इस परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है। इसका नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत गांव के लोगों को घर का, जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है, और वो भी टेक्नोलॉजी से। गांव के ऊपर ड्रोन घुमाया जाता है और ड्रोन से जगह टेक्नोलॉजी से तय की जाती है, गांव वालों के सामने उसको दिखाया जाता है, और वही निर्णय करके टेक्नोलॉजी से फोटो निकाल करके दे दिया जाता है, ये यहां से यहां तक तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा घर है, अब तुम उसके मालिक हो भाइयों। कुछ लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी तो बड़े बड़े लोगों के लिए होती है, मोदी सोचता है टेक्नोलॉजी भी गरीबों को एम्पावर करने के लिए हो सकती है, और मैंने करके दिखाया है दोस्तों। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से 2 बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो ये कि कोई उनकी जमीन पर, उनकी घर पर अब बुरी नजर नहीं डाल पाएगा, और दूसरा ये कि वो प्रॉपर्टी कार्ड दिखाकर अगर बैंक में जाएगा तो बैंक से उसको कर्ज भी मिल सकता है,
आसानी से मिल सकता है और जीवन में बड़े सम्मान से जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। भाइयों बहनों, बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद इस योजना को यहां भी लागू किया जाएगा। साथियों, गरीब की परेशानी, गरीब की दिक्कत को जो समझते हैं वही उनके लिए काम करते हैं। गरीब 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 के माला झप करके मूर्ख बनाने के खेल कहने वाले, अपने महल बनाने वाले, अपने परिवार के दूर दूर के रिश्तेदारों के लिए महल बनाना, चाचा के मामा का बेटा भी, खाओ किसका है माल खाओ, सब कुछ अपने कुनबे के लिए करने वाले लोगों को, भाइयों बहनों, ये लोग कभी आपका दर्द नहीं समझ सकते हैं। अगर उन्होंने दर्द समझा होता तो आपको इस हालत में जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। भाइयों और बहनों, कोसी और सीमांचल सहित बिहार का एक बड़ा क्षेत्र पानी के कुप्रभाव और पानी के अभाव दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है। बीते सालों में एनडीए सरकार ने प्रदूषित पानी के प्रभाव और साफ पानी के अभाव दोनों को कम करने के लिए निरंतर काम किया है। कोरोना काल में ही बिहार में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा दी गई है। अररिया, पूर्णिया सहित सीमांचल के अनेक जिलों में भी हर घर तक जल पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, बिहार के विकास का सपना बिहार में कनेक्टिविटी सुधार कर उसके बिना आधुनिकता की तरफ नहीं जा सकते और इसलिए हम उस पर भी पूरी ताकत से लगे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ उद्यम, उद्योग और रोजगार के नए अवसर तीनों एक साथ लेकर के आती है। यही वजह है कि अटल जी के समय इस इलाके में सड़क संपर्क सुधारने पर बहुत ध्यान दिया गया था। यही वजह है कि जब पीएम पैकेज का ऐलान किया गया था तो उसमें सबसे ज्यादा जोर बिहार में कनेक्टिविटी सुधारने पर दिया गया। फारबिसगंज जोगबनी रोड हो या फारबिसगंज सीतामढ़ी रोड हो, ऐसे अनेक हाईवे के निर्माण और चौड़ीकरण पर इस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। जोगबनी, विराटनगर और अररिया, गलगलिया जैसी नई रेल लाइनों के आधुनिकीकरण पर यहां 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की कनेक्टिविटी को लेकर जितना काम आज हो रहा है उतना बिहार में कभी नहीं हुआ। हमें इन कामों को रुकने नहीं देना है। साथियों, कनेक्टिविटी को लेकर हमारे प्रयासों का एक बड़ा प्रमाण है कोसी महासेतु। ये कोसी महासेतु आपकी 3-3 पीढ़ियों के दिल दिमाग में छाया हुआ है। दशकों पहले कोसी का पुराना पुल टूटने के बाद फिर कोसी पर पुल बन नहीं पाया था। दशकों से ये हमारे प्यारे मिथिलांचल को एक प्रकार से बटा हुआ हाल था। अब कोसी महासेतु के निर्माण के बाद ये पूरा क्षेत्र फिर से एक बार एक हुआ है।
ये महासेतु अब लोगों का समय भी बचा रहा है और लोगों का पैसा भी बचा रहा है। साथियों, 21वीं सदी में विकास के लिए आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में जिस कनेक्टिविटी पर बहुत जोर है वो है गैस ग्रिड कनेक्टिविटी। जैसे बिजली का ग्रिड, पानी का ग्रिड, अब वक्त आ गया है गैस का ग्रिड। आज बिहार देश के उन कुछ राज्यों में है जहां गैस ग्रिड कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा विस्तार होने जा रहा है। आज बिहार प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का बहुत बड़ा लाभार्थी बन रहा है। बिहार में फर्टिलाइजर, पावर और स्टील इंडस्ट्री को इस पाइपलाइन से नई ऊर्जा सुनिश्चित हुई है। पूर्णिया से जलालगढ़, अररिया होते हुए फारबिसगंज तक सस्ती रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम भी आज तेजी से चल रहा है। आप देखिएगा, जब ये काम पूरा होगा तो आपके जीवन में कितनी ज्यादा आसानी आएगी, आपकी रोजमर्रा की दिक्कतें कितनी कम हो जाएगी। साथियों, एक समय था जब बिहार की पहचान बहुत सी नकारात्मक बातों से होने लगी थी। ये पहचान क्या बना दी गई थी? इसके जिम्मेदार कौन थे? चुनाव प्रचार के पहले के दिनों में से इसकी विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा बिहार के लोग पुराने हर हालात को जानते हैं। और सच कहूं तो मुझसे ज्यादा बिहार का एक एक बच्चा दुनिया में कहीं पर भी हो, इन बातों को भली भांति जानता था। क्या हाल बना के रखा था बिहार का। अब आज मुझे खुशी है कि बिहार की पहचान बदल रही है। आज आधुनिकता के ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो, बिहार से शुरू हो रहे, बिहार में चल रहे हैं, उसकी चर्चा हो। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले ही बिहार के हर गांव को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने का अभियान की शुरुआत हुई है। इससे बिहार के युवा घर बैठे ही देश और दुनिया में अच्छी पढ़ाई और बिजनेस के अवसरों से जुड़ पाएंगे। हमारी जीविका दीदियों को भी इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। जो वो उत्पाद बनाती हैं, उनकी ऑनलाइन सेल अब और आसान होगी। तेज इंटरनेट जब जीविका दीदियों के समूहों को मिलेगा तो उनकी बनाई चीजें और आसानी से दुनिया के बाजारों तक पहुंच पाएगी। आपके सामने पूर्णिया का अरण्यक एफपीओ एक मिसाल है, जो मक्के के कारोबार से जुड़ा है, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो रही है। साथियों, ये मक्का और ये मखाना इसी का तो एक क्षेत्र है। यहां केला, पटसन, चाय, ऐसी अनेक उपज, ऐसे अनेक उत्पाद जिले जिले गांव गांव में पैदा होते हैं। आत्मनिर्भर बिहार इन उत्पादों को देश और दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में और आसानी से पहुंचाएगा और पहले से अनेक गुना ज्यादा पहुंचाएगा। हाल में जो कानूनी सुधार किए गए हैं, हजारों करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है, उससे भी इसमें बहुत भारी मदद करेगी। इन कानूनों के सुधारों के बाद अब गांव के पास ही भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की
आधुनिक सुविधाएं करना आसान हुआ है। बिहार के किसान और यहां के युवाओं को 1 लाख रुपए के विशेष फंड से भी बहुत लाभ होगा। साथियों, बिहार के युवा इतने सामर्थ्यवान है कि जो सुविधा उन्हें देश के बाकी हिस्सों में मिलती है, अगर वही सुविधा बिहार में मिल जाए तो बिहार का नौजवान कमाल करके दिखा सकता है भाइयों। इसी सोच के साथ बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों पर हम पूरी ताकत से ध्यान दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बिहार के युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी बहुत लाभ मिलेगा। बिहार के गांव और गरीब के घर में पैदा हुए बेटे और बेटी के सामर्थ्य का आकलन सिर्फ उसको चपाचप अंग्रेजी बोलना आता है कि नहीं आता है, इतने मात्र से नहीं होगा, बल्कि उसके ज्ञान से ही उसकी ताकत का परिचय हो जाएगा। भाइयों बहनों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई का जो विकल्प दिया गया है, उसे भी बिहार में तेजी से लागू किया जाएगा। अब गरीब मां का बेटा अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, इसलिए डॉक्टर बनने से उसके कोई रोक नहीं सकता है, वो भी अब डॉक्टर बन सकता है। गरीब मां का बेटा इंजीनियर बन सकता है। साथियों, बिहार की इस गौरवशाली धरती को आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है। इस संकल्प की सिद्धि सभी की भागीदारी से संभव है, सभी के सक्रिय सहयोग से संभव है। इसी संकल्प के साथ आपको अपना एक एक वोट एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों को डालना है। आपका यहां आने के लिए मैं आज ये जुस्सा, ये उत्साह, ये उमंग कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। भाइयों बहनों, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता की।